हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। ठीक है। अब सिमिलर फिगर किसे कहते हैं देखिए। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, समरूप आकृति। ठीक है। देखिए, सम का अर्थ होता है समान या एक जैसा। रूप माने रूप एंड शेप जो हम बोलते हैं। तो ऐसी आकृतियां जिनका रूप मतलब जिनका शेप एक समान हो, उन्हें हम बोलते हैं समरूप आकृति। ठीक है। जिनका शेप एक जैसा हो उनको समरूप आकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कभी इंडिया का मैप देखा होगा, भारत का नक्शा देखा होगा आपने। तो भारत का नक्शा एक छोटा भी होता है और भारत का नक्शा एक बड़ा भी होता है, लेकिन आप उसको देखते ही झट से पहचान जाते हैं कि भैया ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। ठीक है। आप कैसे पहचान जाते हैं? क्योंकि उस जो छोटे वाला जो नक्शा था, आपका जो मैप था, उसके सभी भागों को, उसके सभी अंगों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया गया था। ठीक है। तो किसी भी आकृति के सभी भागों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो उससे आपको समरूप आकृतियां प्राप्त होती है। वो जो आकृति होगी वो समरूप आकृति कहलाती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवाई 10th बोर्ड में लगाने के लिए। ठीक है। तो एक स्टूडेंट है जिसने एक फोटो खिंचवाई अपने पासपोर्ट साइज की। अब उसको अपनी फोटो इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उसने सोचा क्यों नहीं इसको बड़ा फ्रेम करवा लूं। ठीक है। तो वो वापस फोटो स्टूडियो में गया और उसने कहा भैया मेरी ये फोटो बड़ी कर दो। ठीक है। उसने अपनी फोटो थोड़ी क्या करवा ली, बड़ी करवा ली। ठीक है। अब अगर उसी फोटो को बड़ी करवाते हैं, थोड़े बड़े फ्रेम में करवाते हैं, तो क्या उसका चेहरा बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। चेहरा उसका वोका वही रहेगा। कोई भी देखेगा तो ये कहते हैं साहब ये उसी व्यक्ति की फोटो है जिसकी ये फोटो है। दोनों फोटो एक ही है, बस इनके आकार में अंतर आ गया। ये छोटे आकार में है, ये बड़े आकार में। फिर उसको अपनी फोटो और बहुत पसंद आई, उसने कहा कि मैं इसको और बड़ी करवा लेते हैं उसको। ठीक है। तो उसने और बड़ी फोटो करवा ली। ठीक है। तो और बड़ी फोटो जब वो करवाएगा तो इसमें भी उसका आकार तो चेंज हो गया, लेकिन रूप इन तीनों में एक समान रहेगा। मतलब एक ही फोटो को, इस फोटो के सभी भागों को, जैसे नाक है, कान है, ठीक है, हाथ है, सभी अंगों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया गया है। ठीक है। इसीलिए इन तीनों फोटोओं में उस व्यक्ति का रूप एक समान रहेगा। तो हम ये कहेंगे इन तीनों फोटोओं का जो आकार है, ठीक है, आकार तो क्या है, अलग अलग। ठीक है। इसमें अलग अलग आकार तो, लेकिन जो रूप है वो एक समान है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो फोटोएं होगी, उसकी जो फोटोज है, ये क्या है, समरूप है। ठीक है। जैसे एक छोटी फोटो, एक बड़ी फोटो, एक उससे बड़ी फोटो। इंडिया का मैप एक तो छोटा मैप भी होता है भारत का, एक उससे बड़ा मैप भी होता है, एक उससे बड़ा मैप भी होता है। तो इस किसी भी आकृति को, किसी भी आकृति के सभी भागों को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, अगर बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो इससे आपको समरूप आकृतियां प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जो हमेशा समरूप होती है। तो आप कहेंगे वो कौन सी आकृतियां होती है जो हमेशा समरूप होती है? ठीक है। देखिए समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं जो हमेशा समरूप होती है? समरूप आकृति, आपने कभी सर्किल ड्रॉ किया होगा आपने, वृत्त जिसको हम बोलते हैं वृत्त।
ठीक है। ये सर्किल एक छोटा सर्किल हो सकता है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या 2 सेमी है। एक इससे बड़ा सर्किल है, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और एक इससे बड़ा सर्किल है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये सभी वृत्त एक समान दिखेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही वैल्यू काम में आती है, वो है इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या को पहले हमने दुगना कर दिया, 2 से 4 कर दिया, फिर उस 4 त्रिज्या को ही हमने कुछ और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर इस त्रिज्या को हमने बढ़ा दिया, तो सभी वृत्त देखने में एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, केवल इनका आकार अलग अलग हो सकता है। आप इसे कहेंगे तो भी कहेंगे एक वृत्त है, इसे भी आप वृत्त कहेंगे, इसे भी आप वृत्त कहेंगे। इसी प्रकार, ठीक है, जितने भी वृत्त होते हैं सभी क्या होते हैं, हमेशा समरूप आकृति में होते हैं, क्या समरूप होते हैं। दूसरा सेकंड नंबर पर, ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। ये सर्किल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं एक समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये इसकी साइड ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की है, और ये साइड इसकी जो है ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब दूसरा हम वर्ग लेते हैं एक और, इसकी प्रत्येक जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। तो आप जितने भी वर्ग, तो जितने भी आप स्क्वायर बनाएंगे, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग में केवल आपके एक ही भुजा काम में आती है, मतलब एक ही आपको वैल्यू चाहिए होती है, एक ही साइड आपको चाहिए होती है, ठीक है। इसमें एक ही साइड होती है जो चारों में वही होती है, एक इक्वल होती है, मतलब इसकी भी जो चारों साइड्स होती है क्या होती है, इक्वल होती है, और इसकी भी चारों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब सम माने समान, इक्वल, और बाहु मतलब भुजा, मतलब उसकी साइड। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड एक समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो जितने भी आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं ये सभी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ये भी हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 2 2, इसकी है मान लीजिए 3 3 3, इसकी मान लीजिए 5 5 5। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ये भी हमेशा समरूप होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं जो स्क्वायर होते हैं वो भी हमेशा समरूप होते हैं, और जितने भी सर्किल यानी वृत्त होते हैं वो भी हमेशा समरूप होते हैं। अगर आपसे कोई कहा जाए, आपको ये पूछा जाए कि आप कोई 2 समरूप आकृतियां बताइए जो हमेशा समरूप होती है, तो आप क्या कहेंगे, एक तो वृत्त जो हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है, एक वर्ग जो कि हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें भी वृत्त में भी एक ही वैल्यू काम में आती है, एक ही रेडियस होती है। जो वर्ग होता है इसमें भी चारों साइड से इक्वल होती है, मतलब चारों भुजाएं इसके बराबर होती है, और आपके एक साइड अगर ज्ञात हो, ठीक है, एक भुजा अगर आपको ज्ञात हो तो किसी भी वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसमें भी प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, और इसमें भी एक ही साइड आपको चाहिए होती है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मतलब एक साइड आपको ज्ञात हो तो आप समबाहु त्रिभुज निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों आकृतियां हमेशा समरूप आकृतियां कहलाती है। अभी हम त्रिभुज के बारे में और ज्यादा अध्ययन करेंगे, अभी
सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर केवल त्रिभुज के बारे में ही आपको बताया गया है। ठीक है, और समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में आ गया समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, और इसे हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं ये भी हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, यदि दो त्रिभुजों की, ठीक है, मान लिया भाई दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है उनका अनुपात समान हो। ठीक है, अगर भुजाएं बराबर है, भुजाएं भी बराबर है और उनके कोण भी बराबर है, तो हम कह देंगे वो तो फिर क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम भी समरूप तो होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सर्वांग सम त्रिभुज समरूप तो होंगे, लेकिन प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होता। तो सर्वांग सम का मतलब होता है जिसके सभी अंग समान हो, मतलब बराबर हो। लेकिन यहाँ पे समरूप और सर्वांग सम में अंतर होता है। तो अब इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो अभी यह इतना देखिए कि उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो। ठीक है, समरूपता के लिए हमें केवल भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर उनका अनुपात बराबर है तो भी वो समरूप हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि भुजाएं बराबर हो। ठीक, बराबर भी अगर है तो भी उनका अनुपात बराबर होगा। तो अगर भुजाएं बराबर है तो भी समरूप होंगे, और भुजाएं बराबर नहीं है और केवल उनका अनुपात बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब जो अगर दो त्रिभुज आपके समरूप है तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भुजाओं का तो अनुपात बराबर हो और कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, अब कैसे समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पे देगा ए बी सी। ठीक है, ए साफ कर देते हैं, बड़ा लेते हैं, ए बी सी। इसकी जो एक साइड ये है, एक भुजा ये है 2 है, दूसरी भुजा ये 3 है, तीसरी भुजा ये 4 है। एक आपके पास त्रिभुज और है, इसका नाम ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, इसकी एक साइड है यहाँ पर 4, एक साइड इसकी है 8 और एक साइड इसकी 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस ए बी भुजा को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 प्राप्त हो गया। मतलब ए बी और डी ई का एक निश्चित रेशो है। ए बी का दुगना करने पर डी ई प्राप्त हो रहा है। बी सी भुजा को 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस करने पर ई एफ आ रही है। ए सी भुजा को ट्वाइस में दुगना करने पर डी एफ आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई का कितना प्राप्त होगा, 2/4 यानी 1/2। कितना प्राप्त हो गया, 1/2। इसी प्रकार से आप अगर बी सी, ठीक है, ई एफ अगर आप करते हैं तो यहाँ अगर 3/6 यानी इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 1/2। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप ए सी, ठीक है, अपॉन डी एफ करते हैं तो भी आपको 4/8 यानी 1/2 प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ए बी अपॉन डी ई का मान 1/2 होगा, बी सी अपॉन ई एफ का मान भी 1/2 होगा, ए सी अपॉन डी एफ का अनुपात भी 1/2 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं, जो इनकी साइड्स है, इनका रेशो एक समान है, मतलब इनका अनुपात एक समान है। हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, जो ट्रायंगल है ए बी सी समरूप है, ये समरूप का साइन होता है। ठीक है, तो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है,
अब दोनों त्रिभुज को कह देंगे जो दोनों आपस में क्या समरूप है। ठीक है, समझ में आया कुछ?